Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हिंदी में हम डिस्कस करेंगे आज हिंदी वर्णमाला को। तो समझते हैं हिंदी वर्णमाला आपकी हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं किस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं और हिंदी वर्णमाला को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। समझते हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में। हिंदी वर्णमाला होती क्या है? तो वर्णमाला के बारे में हम बात करें तो वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम। वर्णमाला की बात करते हैं, माला का मतलब होता है एक लगातार क्रम। क्या होता है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वही आपकी वर्णमाला कहलाती है। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, आप साथ ही साथ नोट डाउन करते हुए चलना। तो समझते हैं वर्णमाला क्या होती है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम। वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही आपकी वर्णमाला कहलाती है। वर्ण की मैं यहाँ पे बात करूँ, वर्ण क्या होता है? तो वर्ण का मतलब होता है आपका अक्षर। क्या होता है? वर्ण का मतलब होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। वर्णमाला होती है वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम और वर्ण का मतलब होता है अक्षर। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे हम यहाँ पे बात करते हैं जो आपका जो भाषा होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में मैं बात करूँ। यहाँ पे आपको लिखना है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में बात करें तो क्या होता है? आपका वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका वर्ण होता है और भाषा की जो सार्थक इकाई होती है, सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी छोटी सार्थक इकाई, छोटी सार्थक इकाई के बारे में हम बात करें, सार्थक इकाई के बारे में बात करें तो क्या होता है? आपका शब्द होता है। क्या होता है? शब्द होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। वर्णमाला के बारे में हमने बात की तो वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम होता है। वर्ण का मतलब होता है अक्षर और भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में हम बात करें तो वर्ण होता है और सबसे छोटी सार्थक इकाई के बारे में बात करें तो शब्द होता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे हम यहाँ पे बात करते हैं जो भाषा की जो लिखित इकाई होती है और भाषा की मौखिक इकाई होती है वह क्या होती है। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं जो आपकी मौखिक इकाई होती है। मौखिक इकाई के बारे में हम बात करें और आपकी लिखित इकाई के बारे में हम बात करें। कौन सी इकाई? लिखित इकाई। लिखित इकाई के बारे में बात करें तो क्या होती है? ठीक, चलिए यहाँ पे समझते हैं जो आपकी मौखिक इकाई होती है और आपकी कौन सी इकाई होती है? लिखित इकाई होती है। तो मौखिक इकाई आपकी ध्वनि हो जाती है, जो हम मुख से बोलते हैं निकलती है वह हमारी क्या होती है? ध्वनि होती है। और लिखित इकाई के बारे में हम बात करें तो जिसको हम लिखते हैं वह आपका क्या हो जाता है? वर्ड हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई के बारे में हम बात करें तो शब्द होती है और हम बात करते हैं भाषा की लिखित इकाई आपकी वर्ण होती है। मौखिक इकाई के बारे में बात करें तो क्या होती है? ध्वनि होती है। आपको इनको अच्छे से समझना है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं कि जो वर्णों के भेद होते हैं उनके बारे में। वर्णों के कितने भेद होते हैं? आइए इनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णों के आपके कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। सबसे पहला आता है आपका स्वर
और दूसरा आता है आपका व्यंजन। ठीक, वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। पहला आपका होता है स्वर और दूसरा होता है आपका व्यंजन। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम बात करते हैं स्वर के बारे में। तो स्वर होते हैं वह अपने आप में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, जिनको बोलने में हमें किसी भी व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वह आपके स्वर कहलाते हैं। ठीक, स्वर की संख्या की मैं बात करूं हिंदी में तो स्वर की संख्या आपकी 11 होती है। ठीक, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। और व्यंजन की संख्या की बात करूं तो इनकी संख्या 33 होती है। तो व्यंजन की हम बात करते हैं, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वह आपके व्यंजन वर्ण होते हैं। और जिन वर्णों को बोलने में हमें व्यंजन वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वह आपके स्वर होते हैं। लेकिन जो आपके व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, इतना आपको ध्यान रखना है। संख्या के बारे में बात करें तो स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या आपकी 33 होती है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे समझते हैं। स्वर के बारे में आपने पढ़ लिया जो स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन के बारे में आपने समझा कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वह आपके व्यंजन होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं स्वर के बारे में। ठीक, स्वर के बारे में समझते हैं। स्वर के बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। तो स्वर के बारे में हम बात करें तो कितने होते हैं? आपके 11 होते हैं। तो चलिए यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं 11 स्वर कौन कौन से होते हैं। ठीक, यहाँ तक आपने समझा हमारे जो स्वर होते हैं कितने होते हैं? इनकी संख्या होती है आपकी 11। ठीक, स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं, यह हमारे स्वर होते हैं। और जो लिखने के आधार पर स्वर होते हैं यह हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं। यह कैसे हैं? लिखने के आधार पर हैं। ठीक, यह आपके कैसे हैं? लिखने के आधार पर स्वर हैं। लिखने के आधार पर, लिखने के आधार पर यह आपके स्वर हो जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। यहाँ तक बात क्लियर। अगर हम बात करते हैं उच्चारण के आधार पर, ठीक, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर आपके स्वर कितने होते हैं? 10 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर आपके 10 स्वर होते हैं और लिखने के आधार पर आपके 11 स्वर होते हैं। यहाँ पे आपका ऋ है, यह आपका 10वें उच्चारण में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि यहाँ पे रे में आपका र आ जाता है और यह आपका व्यंजन वर्ण हो जाता है। तो यह आपके उच्चारण के स्थान पर रि नहीं आती है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर आपके जो स्वर होते हैं कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। और लिखने के आधार पर पूछा जाए तो आपके 11 होते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं तो आपको 11 आंसर लगाना है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगर उच्चारण की बात करते हैं तो 10 हो जाते हैं, लेकिन हिंदी में आपके जो स्वर होते हैं वह आपके 11 होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे हम यहाँ पे बात करते हैं अंग की और अह की। ठीक, अंग की बात करते हैं और इसकी बात करते हैं। तो यह क्या होते हैं आपके? तो अंग की हम बात करते हैं तो यह आपके इन दोनों को मिला करके आपका क्या बनता है? तो यह आपका अयोगवाह बनता है। क्या बनता है? अयोगवाह बनता है, इतना आपको ध्यान रखना है। और अंग की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपका अनुस्वार होता है। क्या होता है? अनुस्वार होता है। और अह की बात करूँ तो यहाँ पे क्या लग जाता है? आपका विसर्ग लग जाता है। तो यह आपका विसर्ग है और इन दोनों को मिला करके आपका अयोगवाह बन जाता है। यहाँ तक बात क्लियर।
इन दोनों को मिला करके आपका आयोग बहा बन जाता है। अंग आपका अनुस्वार है और अह आपका यहाँ पे क्या लगा है, विसर्ग, तो यह आपका विसर्ग वर्ण हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं स्वरों के प्रकार के बारे में। स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वरों के आपके 3 प्रकार हो जाते हैं। फर्स्ट आता है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा आता है आपका यहाँ पे दीर्घ स्वर, और थर्ड आता है आपका प्लुत स्वर। ठीक, प्लुत स्वर। ठीक, यह आपको ध्यान रखना है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, यह आपके 3 स्वर हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। ह्रस्व स्वर के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं तो इनको बोलने में क्या लगता है, इनको बोलने में कम समय लगता है। कितना समय लगता है, इनको बोलने में कम समय लगता है, कम समय लगता है। वह आपके क्या कहलाते हैं, वह आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर की हम बात करें तो ह्रस्व स्वर से क्या लगता है, दुगना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से कैसा समय लगता है, दुगना समय लगता है। वही आपके क्या कहलाते हैं, वही आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और प्लुत स्वर की हम बात करें तो ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। ठीक, 3 गुना समय लगता है। वह आपका क्या कहलाता है, वह आपका प्लुत स्वर कहलाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। यहाँ तक बात क्लियर। जो आपके क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं आपके, इनको बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय इनमें लगता है। प्लुत स्वर की हम बात करें तो ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। वह आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब हम समझते हैं ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पे आते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, ह्रस्व स्वर की बात करते हैं। ह्रस्व स्वर की बात करते हैं, ह्रस्व स्वर की बात करते हैं तो इनको बोलने में क्या लगता है, कम समय लगता है। और हम यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से होते हैं आपके, कम समय लगता है, और कौन कौन से यह आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। तो आपका यहाँ पे अ आता है, ई आता है, उ आता है और ऋ आती है। यह आपके 4 क्या हो जाते हैं, ह्रस्व स्वर हो जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। यह आपके ह्रस्व स्वर हो जाते हैं, इतना ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे दीर्घ स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं तो दीर्घ स्वर को बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। तो यहाँ पे कौन कौन से हो जाते हैं, आपका बड़ा वाला आ जाता है, जिनको बोलने में दोगुना समय लग रहा है ह्रस्व स्वर से। बड़ी वाली ई, बड़ा वाला ऊ, और यहाँ पे ए, और बड़ी वाली ए, और छोटा वाला ओ, और बड़ा वाला ओ। ठीक, यह आपके क्या हो जाते हैं, 7 आपके क्या हो जाते हैं, यह दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। और यह आपके चारों के चारों क्या कहलाएंगे, यह आपके संयुक्त स्वर कहलाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर। संयुक्त स्वर कहलाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। ए और बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, यह आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त का मतलब होता है कि 2 स्वरों को जोड़ करके एक नया स्वर बनाना, वही आपका संयुक्त स्वर कहलाता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ यह चारों किस तरीके से मिलकर के बने हैं, तो आपको समझना है, नोट डाउन करते हुए साथ ही साथ चलना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अ की, अ और ई की बात करें तो यह आपका क्या बन जाता है, ए बन जाता है। यहाँ पे मैं बात करूँ, यह सभी आपके अ से मिलकर के बने हैं। इसी तरीके से अ और ए की बात करें तो यहाँ पे आपका ए बन जाता है। और यहाँ पे अ और उ की बात करें तो यहाँ पे आपका ओ बन जाता है। और यहाँ पे अ और उ की बात करें तो यहाँ पे क्या बन जाता है, आपका ओ बन जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। और यह आपके क्या कहलाते हैं, यह आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर कहलाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लुत स्वर के बारे में। क्या होता है आपका
प्लुत स्वर। ठीक, प्लुत स्वर के बारे में हम बात करते हैं। तो प्लुत स्वर के बारे में हम बात करें तो आपका यहाँ पे हम बात करते हैं जिनको बोलने में क्या लगता है, 3 गुना समय लगता है। 3 गुना समय लगता है। जिनको बोलने में 3 गुना समय लगता है वह आपके प्लुत स्वर होते हैं। जैसे हम बात करते हैं ओम की। ठीक, ओम यानी कि ज़्यादा खींच करके हम बोलते हैं, वही आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे हम बात करें राम, तो यह आपके, इनको बोलने में क्या लग रहा है, ज़्यादा समय लगता है, तो यही आपके प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे जो आपके स्वर होते हैं इनमें हम बात करते हैं जीभ के आधार पर स्वर होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक, आपका कोई भी यहाँ से जो वर्णमाला है यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आपको अच्छे से समझना है। ठीक, पूरी क्लास को अंत तक देखना है और आपको अच्छे से अपना नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक, कोई भी क्वेश्चन आपका वर्णमाला से छूटेगा नहीं, बिल्कुल भी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ पे इसको डिस्कस करा रही हूँ, तो आपको सभी क्वेश्चंस को, सभी चीज़ों को समझना है। ठीक, जीभ के आधार पर हम बात करते हैं स्वर की। तो जीभ के आधार पर आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, 3 प्रकार के होते हैं, इनको हम समझते हैं। पहला आता है आपका अग्रस्वर। अग्रस्वर आता है। सेकंड मैं बात करूं आपका मध्य स्वर आता है। मध्य स्वर आता है। और थर्ड आता है आपका पश्च स्वर। ठीक, जीभ के आधार पर आपके जो स्वर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं अग्रस्वर की। तो अग्रस्वर में आपके यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, तो अग्रस्वर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए। यह आपके अग्र स्वर के अंतर्गत आती हैं, यानी कि जीभ के अगले हिस्से से यह बोले जाते हैं, यह आपके अग्र स्वर कहलाते हैं। ठीक, जीभ के जो मध्य हिस्से से बोला जाता है वह आपका अ होता है। जीभ के अगले हिस्से से बोला जाए वह आपका अग्र स्वर होता है। जैसे हम बात करते हैं ई, ए और ए। ठीक, मध्य स्वर की हम बात करते हैं तो यह आपका अ होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, पश्च स्वर की बात करते हैं। तो पश्च स्वर में आपका अ आता है। क्या आता है, अ आता है। और यहाँ पे उ आता है, यहाँ पे बड़ा वाला आ आएगा। और यहाँ पे उ आता है और बड़ा वाला उ आता है, क्योंकि अ आपका मध्य में आता है, यहाँ पे बड़ा वाला आ जाता है। ठीक, आ, उ और बड़ा वाला उ और छोटा वाला ओ और बड़ा वाला ओ। ठीक, यह आपके क्या कहलाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। आपके जीभ के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका अग्र स्वर, दूसरा आता है मध्य स्वर, तीसरा आता है पश्च स्वर। अग्र स्वर में अ, ई और ए आता है। मध्य स्वर में अ आता है। पश्च स्वर में आपका आ, उ और छोटा उ, बड़ा उ, छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, यहाँ पे मुख खुलने के आधार पर स्वर। हमने समझा जीभ के आधार पर स्वर। अब हम बात करते हैं मुख खुलने के आधार पर स्वर। ठीक, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो मुख खुलने के आधार पर कौन कौन से आपके स्वर होते हैं, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला आता है, यह आपके 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला आता है आपका समृत। दूसरा आता है आपका अर्ध समृत। थर्ड आता है आपका विव्रत। फोर्थ आता है आपका अर्ध विव्रत। ठीक, समृत, अर्ध समृत, विव्रत और अर्ध विव्रत यह आपके हो जाते हैं। तो चलिए इनको समझते हैं। ठीक, कौन कौन से यह आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं समृत की।
समृत की हम बात करते हैं तो समृत में आपके कौन कौन से स्वर आते हैं। तो समृत की हम बात करें तो आपका ऊ आता है, बड़ा वाला ऊ आता है और छोटी वाली ई आती है और साथ ही आपकी बड़ी वाली ई आ जाती है। तो यह आपके समृत स्वर कहलाते हैं जो आपके मुख खुलने के आधार पर होते हैं। अर्ध समृत की हम बात करते हैं तो आपका यहाँ पे ओ आता है और बड़ी वाली ए आ जाती है। विव्रत की हम बात करें तो यहाँ पे आपका बड़ा वाला आ आता है और अर्ध विव्रत की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका अ आता है और यहाँ पे आपका ओ आता है। ठीक, यहाँ पे आपका ओ आता है और आपकी ए आ जाती है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। यहाँ पे आपका अ, ओ और ए आ जाती है। यह आपकी क्या होती है, अर्ध विव्रत हो जाती है, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। मुख खुलने के आधार पर यह आपके 4 प्रकार के होते हैं। समृत की हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत ओ, ऊ, ई और बड़ी वाली ई आती है। अर्ध समृत की हम बात करते हैं तो ओ और ए आता है। विव्रत की हम बात करते हैं तो बड़ा वाला आ आता है। अर्ध विव्रत की हम बात करते हैं तो अ, ओ और ए यह आ जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो यह आपके 2 प्रकार के हो जाते हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर आपके 2 प्रकार के हो जाते हैं। तो हम समझते हैं, पहला आता है आपका वृत्तमुखी। कौन सा आता है, वृत्तमुखी आता है। सेकंड हम बात करें तो सेकंड आपका आवृतमुखी हो जाता है। क्या हो जाता है, आवृतमुखी हो जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, आवृतमुखी हो जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो आपका वृत्तमुखी है, इसके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो यह आपका कौन सा होता है। तो वृत्तमुखी की हम यहाँ पे बात करते हैं तो वृत्तमुखी है आपका यहाँ पे छोटा वाला ऊ, बड़ा वाला ऊ और छोटा वाला ओ और बड़ा वाला ओ। ठीक, यह आपका क्या हो जाता है, यह आपका वृत्तमुखी हो जाता है। और आवृतमुखी की हम बात करते हैं तो कौन सा होता है आपका, यहाँ पे छोटा वाला आ आता है, बड़ा वाला आ आता है, छोटी वाली ई आती है, बड़ी वाली ई आती है और यहाँ पे छोटी वाली ए और बड़ी वाली ए यह आ जाती है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, आवृतमुखी की हम बात करते हैं, यह हमारे ओष्ठाकृति के आधार पर हैं, यानी कि हमारे होठों से जो बोले जाते हैं वह आपके स्वर हो जाते हैं उनके आधार पर। वृत्तमुखी में आपका ऊ, ओ और ओ आ जाता है। आवृतमुखी में अ, आ, ई और ई, ए और ए। ठीक, यह आपके हो जाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, आपने यहाँ पे समझा स्वरों के बारे में। तो स्वरों के बारे में आपने यहाँ से समझा हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला क्या होती है, वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम होता है। और हिंदी वर्णमाला में हम बात करें तो आपका वर्ण का मतलब होता है अक्षर। आगे हम बात करते हैं भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह आपकी वर्ण होती है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई के बारे में बात करें तो आपका शब्द हो जाता है। और भाषा की लिखित इकाई के बारे में बात करें तो वर्ण होती है। और मौखिक इकाई के बारे में बात करें तो ध्वनि हो जाती है। वर्णों के भेद के बारे में हमने समझा कि वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर होता है और व्यंजन होता है। स्वर के बारे में हमने बात की तो यह आपके 11 हो जाते हैं और व्यंजन आपके 33 हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। हमने बात की जो आपके स्वरों के प्रकार होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और आपका प्लुत स्वर होता है। और हमने बात की कि जीभ के आधार पर स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है अग्र स्वर, दूसरा आता है आपका मध्य स्वर और तीसरा आता है आपका पश्च स्वर। ठीक, आगे हमने बात की जो मुख खुलने के आधार पर स्वर होते हैं यह आपके 4 प्रकार के होते हैं, समृत, अर्ध समृत, विव्रत और अर्ध विव्रत। ठीक,
आगे हमने इससे आगे बात की ओष्ठ आकृति के आधार पर आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका वृत्तमुखी और दूसरा आता है आवृत्तमुखी। ठीक, अब हम यहाँ पे व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। तो चलिए इनको समझते हैं। हमने स्वर को समझा कि जो स्वर होते हैं स्वतंत्र होते हैं, जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। और व्यंजन वर्ण की हमने बात की, जो किसकी सहायता से बोलते हैं, यह स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक, स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं वह आपके व्यंजन होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, यह आपके क्या दे रखे हैं, आपको व्यंजन दे रखे हैं। तो वर्णों का जो उच्चारण स्थान है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो पहला आता है आपका यहाँ पे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक, और यह आपके नासिका हो जाते हैं। जो ओष्ठ कंठ होते हैं और जो कंठ ओष्ठ आपके यहाँ पे हो जाते हैं। दंत मूल यह आपके होते हैं। तो आपको इनको अच्छे से समझना है, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके जो कंठ से बोले जाते हैं तो कंठे कहलाते हैं, जिनको बोलने में हमें यहाँ से जो गले से निकलती है ध्वनि वह आपके कंठ वर्ण कहलाते हैं। ठीक, चलिए आगे हम समझेंगे इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं वर्णों की संख्या के बारे में। तो वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वर्णों की संख्या आपकी 52 हो जाती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या आपकी 52 हो जाती है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं जो आपके कंठ वर्ण होते हैं उनके बारे में। ठीक, चलिए क वर्ग होता है आपका, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है और आपका प वर्ग होता है। ठीक, यह आपके क्या होते हैं, यह आपके 3 वर्ग हो जाते हैं। ठीक, 3 वर्ग सॉरी, यह आपके यहाँ पे आपके कितने होते हैं, यह वर्ग 5 वर्ग हो जाते हैं। ठीक, कितने हो जाते हैं, 5 वर्ग हो जाते हैं। यहाँ पे गलत, त वर्ग आता है यहाँ पे और आपका यहाँ पे प वर्ग आता है। ठीक, यह आपके 5 वर्ग हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं क वर्ग के बारे में। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आपके यहाँ पे आते हैं। तो क वर्ग की हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 5 आते हैं, क, ख, ग, घ और अण। यह हमारे कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन होते हैं। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ और अ आता है। ट वर्ग की हम बात करते हैं ट, ठ, ड, ढ और अण। ठीक, त वर्ग की हम बात करते हैं त, थ, द, ध और न। प वर्ग की बात करते हैं प, फ, ब, भ और म। ठीक, यह आपके आते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो आपके कौन से होते हैं, जो आपके क वर्ग के होते हैं, यह किस से बोले जाते हैं, तो यह आपके कंठ से बोले जाते हैं। ठीक, कंठ से बोले जाते हैं। और च वर्ग के आपके तालु से बोले जाते हैं। ठीक, ट वर्ग की हम बात करते हैं तो यह आपके मूर्धा से बोले जाते हैं। त वर्ग की हम बात करें तो दंत से बोले जाते हैं। प वर्ग की हम बात करें तो यह हमारे ओष्ठ से बोले जाते हैं। यह हमारे 5 प्रकार के वर्ग होते हैं और इन पांचों को मिलाकर के आपका क्या बनता है, यह इन पांचों को मिलाकर के आपके 25 वर्ण हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 25 वर्ण हो जाते हैं। और यही आपके क्या कहलाते हैं, यही आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। स्पर्श व्यंजन की संख्या की हम बात करें तो कितनी होती है? 25 होती है और यही आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। और यह जो आपके यहाँ पे लास्ट वाले हो जाते हैं, यह आपके क्या कहलाते हैं? यहाँ से लेकर यह आपके लास्ट वाले हैं, यह आपके नासिक्य कहलाते हैं। जो हमारी नाक के द्वारा ध्वनि निकलती है वही आपके नासिक्य कहलाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपके अंतस्थ होते हैं वह कौन से होते हैं। अंतस्थ के बारे में हम बात करते हैं। अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात करते हैं। यह आपका कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो अंतस्थ व्यंजन की हम बात करें तो य, र, ल और व आपका अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। य, र, ल और व आपका अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं ऊष्मीय व्यंजन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? ऊष्मीय व्यंजन के बारे में बात करते हैं। ठीक, ऊष्मीय व्यंजन के बारे में हम बात करते हैं। ऊष्मीय व्यंजन के बारे में हम बात करें तो आपके वह होते हैं जो मुख से ध्वनि जो सीटी के रूप में निकलती है वही आपकी ऊष्मीय कहलाती है। और जो संघर्ष करके निकलती है यानी घर्षण करके निकलती है वही आपके ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इनको हम संघर्षी भी व्यंजन बोलते हैं। ठीक, संघर्षी व्यंजन भी इन्हीं को बोलते हैं। श, श, श और ह। ठीक, यह आपके क्या कहलाते हैं? यह आपके ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके यर अलावा होते हैं। ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन आपके स, 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 ह होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, यहाँ पे मैं बात करूँ किसकी, र की बात करूँ, र की बात करूँ तो र आपका क्या होता है? लुंठित, लुंठित, लुंठित या प्रकंपित, प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन हो जाता है। ठीक, र आपका लुंठित या प्रकंपित व्यंजन हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ल की तो ल आपका क्या हो जाता है? पार्श्विक। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस तरीके से। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? तो आपका ल होता है। लुंठित या प्रकंपित आपका क्या होता है? र हो जाता है। यहाँ तक बात की व्यंजन की संख्या के बारे में मैंने बात की तो कितनी होती है? 33 होती है। ठीक, आपको अच्छे से समझना है। यहाँ तक बात क्लियर। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल आते हैं। र की हम बात करें तो लुंठित या प्रकंपित व्यंजन होता है। ल की हम बात करें तो यह आपका पार्श्विक व्यंजन होता है। आपका कोई भी क्वेश्चन वर्णमाला से छूटेगा नहीं, आपको अच्छे से समझना है। ठीक, ऊष्मीय व्यंजन के बारे में हमने बात की। जो आपके मुख से सीटी की ध्वनि के रूप में जो आवाज़ निकलती है, जैसे हम बात करते हैं श, 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 ह। ठीक, तो यह हमारे ऊष्मीय व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे हम यहाँ पे समझते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन के बारे में समझते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ठीक, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है दो व्यंजनों को मिलाकर के एक नया व्यंजन बनता है, वही आपका संयुक्त व्यंजन कहलाता है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? श्र की बात करते हैं। श्र। ठीक, क्ष, त्र और ज्ञ। ठीक, यह आपके चार क्या होते हैं? यह चार आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनके बारे में समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन में श्र आपका किसके मेल से बनकर के बना है? तो यहाँ पे श और र के मेल से आपका श्र बना है। क्ष की हम बात करते हैं। इसी तरीके से डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो श्र है यह किसके मेल से बना है? आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको सही पहचानना है। ठीक, क्ष की हम बात करें, क्ष तो आपका कई बार पूछा जा चुका है। तो यह क और श के मेल से बना है। यह इसका मतलब होता है आधा। ठीक, जब हम इसको मिलाएंगे तब यह बनता है पूरा। ठीक,
त्र की हम बात करते हैं तो यह आपका त और र के मेल से बना है। और ज्ञ की हम बात करते हैं ज और अय के मेल से बना है। यहाँ तक बात क्लियर। यह आपके 4 क्या हो जाते हैं, संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में, जो आपकी ड थी और ण, ठीक, यह क्या होते हैं। ड और ण के बारे में हम बात करते हैं तो यह आपके उक्षिप्त व्यंजन होते हैं, उक्षिप्त व्यंजन होते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। यह आपके उक्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वर्णों की संख्या के बारे में। वर्णों की संख्या के बारे में बात करें तो वर्णों की संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में आपकी 52। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। अब यह 52 होती है, कैसे होती है इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे आपके जो स्वर होते हैं, स्वर आपके अयोगवाह, स्वर अयोगवाह, उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त, और साथ ही आपके संयुक्त, और आपके यहाँ पे व्यंजन। आपको पता तो होना चाहिए कि जो व्यंजन होते हैं 52 किस तरीके से होते हैं, तो आपको यह समझना है। तो यहाँ पे हमने बात की जो आपके स्वर होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। उच्छिप्त आपके ड और ढ होते हैं, 2 होते हैं। अयोगवाह आपके अंग और अह होते हैं। संयुक्त व्यंजन की हम बात करते हैं तो आपके 4 होते हैं, श्र, क्ष, त्र और ज्ञ, ठीक। आगे हम बात करते हैं व्यंजन की, तो इनकी संख्या आपकी 33 होती है। तो इनको आप सभी को जोड़ेंगे तो आपके कितने हो जाते हैं, 52 हो जाते हैं। यही आपके व्यंजन वर्णों की संख्या कहलाती है। तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है आपकी, 52 हो जाती है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। 33 और 11 आपके कितने हो जाते हैं, 44 हो जाते हैं, ठीक। 33, 11, 44 हो जाते हैं। 2, 4 और 2 6 और 2 आपके 8, इनको जोड़ करके 12 और 1 यानी कि 52, ठीक। 52 आपके वर्णों की संख्या हो जाती है, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं हम कि प्राणवायु के आधार पर व्यंजन। कई बार क्वेश्चन बनता है तो प्राणवायु के आधार पर व्यंजन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आपका अल्प प्राण होता है। क्या होता है, अल्प प्राण होता है। और दूसरा आपका महाप्राण हो जाता है। अल्प प्राण और महाप्राण यह आपके 2 प्राण हो जाते हैं प्राणवायु के आधार पर। अल्प की हम बात करते हैं जिनको बोलने में कम वायु लगती है, यानी कि बहुत ही सरलता से यह बोले जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या लगती है, कम वायु लगती है। और महा का मतलब होता है ज़्यादा वायु लगती है, वही आपके महाप्राण हो जाते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत आपके कौन कौन से आपके आते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट, थर्ड और 5, ठीक, यह आपके आते हैं। और महाप्राण के अंतर्गत आपका सेकंड और 4th, ठीक, यह आपके आते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। यानी कि 1, 3, 5 और 2 और 4, ठीक, यह आपके होते हैं। तो इनके बारे में समझेंगे। तो यह मैंने क्या लिखा है, 1, 3, 5, 2, 4, यह होता क्या है। तो आपने देखा, मैंने टेबल बनाई थी जो आपकी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग को लेकर के, तो वही आपके स्पर्श व्यंजन थे, वही उनकी संख्या 25 थी। तो उन्हीं में से आपके यह बनते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे बात की, तो आपको यहाँ से मैं इसको कट कर रही हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मैंने बात की कंठ की, तो कंठ में क वर्ग आता है। और क वर्ग के अंतर्गत आपका क, ख, ग, घ और ण आता है, ठीक। अब मैंने बात की यहाँ पे च वर्ग की, तो इस तरीके से आपका च, छ, ज, झ और अय, ठीक, यह आता है। तो इसमें आपका यहाँ पे पहला, तीसरा और 5वां यह आपके क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे,
अल्प प्राण हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने बात की दूसरा और चौथा, यह आपके यहाँ पे यह दूसरा और चौथा यह आपके महाप्राण हो जाएंगे। ठीक, महाप्राण हो जाएंगे, यानी कि हर एक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा आपका अल्प प्राण कहलाएगा। महाप्राण की बात करें दूसरा और चौथा आपका महाप्राण कहलाएगा। यहाँ तक बात क्लियर? आपने समझा जिनको बोलने में कम वायु लगती है और यह आपके किसके अंतर्गत आते हैं? यह आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। जिनको बोलने में ज़्यादा वायु लगती है वह आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो यह आपके कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अघोष और दूसरा आपका सघोष। ठीक, अघोष होता है और आपका सघोष होता है। ठीक, सघोष को हम घोष भी बोलते हैं। ठीक, यह आपके होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे वहाँ पे हमने देखा क वर्ग में, च वर्ग में, तो यहाँ पे आपका आता है दूसरा, पहला और दूसरा, यहाँ पे तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बात की क वर्ग की मैंने यहाँ पे बात की है, तो क, ख, ग, घ और अण। ठीक, च वर्ग की बात की मैंने यहाँ पे च, छ, ज, झ और अय। तो यहाँ पे मैंने बात की अघोष में, तो अघोष के अंतर्गत आपका यहाँ पे आएगा, अघोष के अंतर्गत आपका क्या आएगा तो आपको समझना है। तो आपका पहला और दूसरा, ठीक, यह आपके क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। तीसरा, चौथा और पांचवा यह आपके सघोष हो जाएंगे। तो आपको समझना है इन चीज़ों को कि जो आपका पहला और दूसरा होता है यह अघोष हो जाएगा और तीसरा, चौथा, पांचवा आपका सघोष हो जाएगा प्रत्येक वर्ग में। ठीक, प्रत्येक वर्ग की मैंने बात की है। तो यहाँ पे च वर्ग में च और छ हो जाएगा। ठीक, च और छ हो जाएगा प्रत्येक वर्ग में, और ज, झ, अय यह आपका सघोष हो जाएगा। इसी तरीके से आपके चलते हैं। तो आपको समझना है अघोष आपके पहले और दूसरे होते हैं, सघोष आपके तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। अल्प प्राण की मैंने बात की, तो अल्प प्राण की मैंने बात की, यहाँ पे अल्प प्राण की बात की। अल्प प्राण में आपका पहला, तीसरा और पांचवा आता है, और महाप्राण की मैंने यहाँ पे बात की, तो यहाँ पे दूसरा और चौथा आता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे बात की है कि जो उच्चारण के स्थान पर आपके कितने होते हैं, तो उच्चारण के स्थान पर आपके क वर्ग होता है, और आपका कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है, नासिका होता है, ओष्ठ होता है, ओष्ठ कंठ होता है और कंठ तालु हो जाता है, दंत मूल भी होता है। यह आपकी टेबल है, आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक, चलिए यहाँ तक हमारी यह क्लास ख़त्म हो जाती है। आपने सभी चीज़ों को अच्छे से समझा है। ठीक, मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन देता है, तो प्लीज़ आप एक लाइक तो कर दिया कीजिए। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको हिंदी को पूरा कंप्लीट कराऊंगी, तो आपको मेरे साथ बने रहना है अंत तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।